सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जो प्राकृत संख्याओं हैं उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 होती है और पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 118 माइनस कोष्टक 72 माइनस 12 बराबर कितना होगा? तो इसको देखें, ये बोर्ड मास नियम के तरीके से हल होगा। यहाँ पर कोष्टक दिया है तो पहले कोष्टक वाली संख्या हल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 118 माइनस, और जब कोष्टक अंदर से कोष्टक जब हटेगा और कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 12। अब ये प्लस की संख्या ये वाले 118 में जुड़ जाएगी। तो 8 और 2 10, और ये 1 और 1 1 और 1 2 2 और 1 3 और 1 130 होगा। 130 में से ये 72 को घटा देंगे। तो जब 130 में से 72 घटेंगे तो शून्य की मानी 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया, 7 5 12। तो ये उत्तर आ जाता है आपका 58, और 58 है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 999 गुणा 0 बराबर कितना होगा? देखिए, 0 का गुणा चाहे 999 हो, चाहे 9999, चाहे 99, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि गुणा 0 को हो जाएगा तो उसका उत्तर 0 ही आएगा, संख्या कितनी बड़ी भी हो जाए। चाहे 0 का गुणा 999 में किया जाए, चाहे 999 का गुणा 0 में किया जाए, उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा है कि जिस संख्या में भाग देना होता है वह कहलाती है। तो देखिए, जिस संख्या में भाग देना होता है, ये संख्या जो होती है ये होती है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होती है भाज्य, और जो भाग देने पर आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। तो अब जिस संख्या में भाग देना होता है वो भाज्य कहलाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, यानी कि किलोमीटर से सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर और गुणा 100, ये तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 3 2 5 0 हो जाएंगे इसमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये वाली संख्या देखते हैं कहाँ है, तो ये वाली संख्या डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो धन या रुपया पैसा उधार लिया या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो, जो धन दिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। मूलधन, जो रुपया पैसा शुरू में दिया जाता है वो मूलधन होता है, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा राशि मिल जाती है उसे ब्याज कहते हैं, और क्रय मूल्य, जो वस्तु के खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। मिश्र धन होता है किसी वस्तु के मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो मिश्र धन बन जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि जो रुपया पैसा शुरू में दिया या लिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखिए, एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त दिया हुआ है। अब वृत्त की एक बिंदु ये हो गई परिधि, इसको हम परिधि बोलते हैं। ये जो आसपास वाली ये होती है इसको परिधि बोलते हैं। तो ये परिधि के, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कहीं से भी दो बिंदु मिल जाए तो वो देखिए या तो जीवा होगी या फिर व्यास होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा व्यास भी होती है। ये वृत्त का केंद्र होता है, जो केंद्र से होकर जीवा जाती है वो व्यास कहलाती है, और इसको हम जीवा कहते हैं। तो व्यास भी एक तरह से जीवा ही होती है।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि व्यास भी होगा और जीवा भी हो सकती है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, जितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो जितने अंकों की पूछी जाती है उतने ही 9 लिख दो आप। 4 अंकों की पूछी जा रही, 4 बार 9 लिख दो तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी जा रही तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दो। ये 4 अंक हो गए, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, इनको घटा लो। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 0 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे। देखते हैं 89 99 कहाँ पे है, तो 89 99 डी वाले ऑप्शन में है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं मार्च माह में कुल कितने घंटे होंगे। अब मार्च माह है तो मार्च में हमें पहले दिन पता होना चाहिए कि मार्च महीने में कितने दिन होते हैं। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन होते हैं, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, घंटे पूछ रहा है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन बराबर 24 घंटे, दिन और रात मिलाकर के घंटे गिने जाते हैं। अब कितने, 31 दिन हैं, तो 31 दिन, मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में 24 का गुणा कर लो, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इनको जोड़ लो, 4 2 2 4, 6 और 1 7, 744 घंटे आ गए। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक 96 रुपए में आती है। सुरेश को ऐसी ही 16 पुस्तकें खरीदनी है, परंतु उसके पास केवल 1500 रुपए हैं, उसे और कितने रुपयों की आवश्यकता है। देखिए एक पुस्तक की कीमत है 96 रुपया, क्योंकि एक पुस्तक आती है 96 रुपया की, इसलिए हमें कितनी चाहिए, 16 चाहिए, इसलिए 16 पुस्तकें बराबर आएंगी, तो 96 गुणा 16, 16 का गुणा कर दो, 16 छक्का 96, हासिल आ गई 9, और 16 नंबर 144, 144 में 9 जोड़ दो, 9 4 13, 4 और 1 5, और 1 की 1, तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। 1536, अब उसके पास 1500 रुपया पहले से हैं, ये देखिए 1500 वो रखे है, लेकिन किताबें हो रही उसकी कितने की, 1536 रुपए की, तो 1500 जो उसके पास है वो घटा दो, तो कितने बच गए, 6 और 3 36 रुपए। देखते हैं कहाँ उत्तर है, सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूलधन लौटाते समय जो अधिक रकम दी जाती है वह क्या कहलाती है। देखिए मूलधन, पहले तो होगा मूलधन, जो शुरू में रुपया लिया या दिया जाता है, मूलधन, उसको हम मूलधन कहते हैं। जो रुपया शुरू में लिया या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। जैसे मान लो किसी को 500 रुपए दे दिए, ये हो गया मूलधन, शुरू में दे दिए। और दर जो हो गई, दर मान ले उनने 10% वार्षिक लगा दी कि 10% की दर से ब्याज हो गया, तो अब इसमें जो ब्याज बनेगा, तो 500 का 10% निकलेगा 50 रुपया, 500 का 10% जो निकलेगा 50 रुपये निकलेगा। अब 50 रुपये क्या होगा, ये हो गया ब्याज। जब ये ब्याज हो जाएगा तो ब्याज के बाद फिर ये ब्याज इसमें जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा मिश्र धन, ये मिश्र धन बन जाएगा, यानी कि 550 रुपया मिश्र धन बन जाएगा। अब देखो ब्याज निकालते कैसे हैं, 500 हो गया मूलधन, गुणा दर हो गई ये, और बटे 100, ये सूत्र है। और समय हो गया, समय अगर 2 साल है तो 2 लिख देंगे, 3 साल है 3 लिख देंगे, 1 है तो 1 साल लिख देंगे, ये सूत्र है। ये जीरो जीरो काट दिया, ये जीरो जीरो काट दिया, अब बचे 50 रुपए, तो 50 रुपए ये ब्याज हो गया। अब ब्याज को यदि हम मूलधन में जोड़ दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा, मूलधन को लौटाते समय जो अतिरिक्त रकम दी जाती है, अधिक रकम कौन दी गई, ये मूलधन में ये रकम, यानी कि 50 रुपए मिलाए गए हैं, तो 50 रुपए क्या थे, ये था ब्याज, तो इसको हम ब्याज बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नाप के 5 कुर्ता पजामा बनाने के लिए 29 मीटर कपड़ा लगता है, तो ऐसे ही तो एक कुर्ता पाजामा बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। देखिए 5 बनाए जाते हैं और
29 मीटर कपड़ा लगता है 5 में, तो 1 में कितनी लगेगा? तो जब 5 का दिया है, 1 का पूछ रहा है तो भाग देना पड़ेगा। तो 5 का भाग 29 में दे दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 5 पचम 25, 4 बच गया, 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बचेगा, 1 दशमलव लगा दो, 0 उतार लो, 5 अट्ठे 40। अब 5.8 आ गया। अब 5.8 का मतलब है कि 5 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 5 मीटर 80 सेंटीमीटर कौन सा हो गया? ए नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम मिश्र धातु में 600 ग्राम तांबा, तो प्रतिशत तांबा कितना है? तांबे का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम में हमको पता है 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे। 2000 ग्राम हो गए। 600 ग्राम तांबा है, तो तांबे की मात्रा कितनी है? 600 ग्राम। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये गुणा 100 कर देंगे और बटे 2000 कर देंगे, टोटल मात्रा कर देंगे कितनी है। तो ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, और 30 दूना 60 हो जाएगा। तो 30 है 1 0, तो 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कारखाने में 8650 माचिस की डिब्बियां हैं, उन्हें 65 दुकानदारों के यहाँ समान रूप से पहुंचाया गया है, कितनी डिब्बियां कारखाने में शेष रहेंगी? तो 65 ग्राहकों को पहुंचाना है, 65 दुकानदारों को पहचाना है, तो 8650 में भाग दे देंगे 65 का। इसका जब हम भाग देंगे तो 6 एकम 6 एक बार चला जाएगा, 6 एकम 6 यानी कि 65 एकम 65, इसका इसमें गुणा करना होता है, एक का इसमें। तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया, और यहाँ पर 8 में 6 गया, 2 बच गया, ऊपर से 5 उतार लिया। अब 6 का 6 तियाँ 18, 3 बार चला गया, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 के 5 में से लगा 1, 3 6 18 और 1 19। इसको घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 11 में से एक इससे दे दिया, 11 11 में से 9 गए, 2 बचे, ऊपर से 0 उतार लिया, तो ये हो गया 200। 6 का ऐसा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार चला जाएगा, 3 का इसमें गुणा करें, 3 5 15, 15 और 3 6 18, 18 और 1 हासिल की 19। इसको यदि घटा देंगे तो शून्य के अंदर 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 5 शेष बच जाएगा, यानी कि कारखाने में 5 माचिस की डिब्बियां शेष रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां का, एक लीप वर्ष में सभी सप्ताहों के दिनों को घटाने के पश्चात कितने दिन शेष रहते हैं? तो पहले तो हमें लीप वर्ष पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होते हैं। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं। 7 दिन का भाग 366 में दे दो, जो शेष बचेगा उतने ही दिन शेष रह जाएंगे। तो 366 में भाग देंगे तो 7 पना 35, और बच गया यहाँ पर 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 16 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, और 16 में से 14 चलेगा, 2 शेष बच गया, यानी कि 2 दिन शेष बच जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 13 दिसंबर 1979 को जन्म ले, तो 1 दिसंबर 2011 को उसकी उम्र कितनी होगी? ये उम्र से संबंधित सवाल है। यदि आपको उम्र का घटाना नहीं आता या उम्र निकालना नहीं आता तो इस प्रश्न को बड़े गौर से समझें, तो आपको उम्र निकालना आ जाएगा। किसी की भी उम्र आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो लास्ट उम्र होती है कि जब पूछा जाता है वो आप पहले लिख लो, और सन पहले लिख लो। 2011 सन है, थोड़ा इसको नीचे लिख दें क्योंकि इसको हल करने में ऊपर लिखना पड़ेगा। 2011 सन हो गई। 2011 सन है, महीना है 12वां, और तारीख है 1 दिसंबर, क्योंकि तारीख 2 अंक में होती है इसलिए 2 अंक में लिख लिया। इसके बाद पैदा कब हुआ तो वो व्यक्ति 1979 को, तो यहाँ पर सन में सन लिख देते हैं 1979, और महीना 12वां भी था, और तारीख जो थी वो 13 थी। अब इसको हम घटाते हैं, तो घटाने में जरा गौर करना कि 1 में से 13 जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 12वां महीना है, 12 महीना है, 1 महीना इसमें से हम इधर ले लेंगे,
एक महीना। लेकिन लेंगे कौन सा? 12वें के महीने, क्योंकि ये 1 दिसंबर है, दिसंबर महीना पूरा हो नहीं पाया तो दिसंबर हम ले नहीं पाएंगे। तो हम दिसंबर के पहले कौन सा महीना होता है? नवंबर होता है। तो ये नवंबर में से हम एक महीना ले लेंगे और नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो हम इससे 30 दिन ले लेंगे। नवंबर के 30 दिन उठा के हमने यहाँ पे रख लिया, तो ये कितने दिन हो जाएंगे? ये 31 दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो ये बढ़ गया, इसमें एक दिन ये जुड़ गया, तो 30 दिन, वो 30 और 1 31 दिन होगा ये। अब 31 दिन में हमको 13 दिन घटाना है, तो 31 में हम 13 घटाएंगे, यानी 11, 11 में से 3 चले गए, तो 8 3 11, 8 दिन बच गए ये, और यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि 18 दिन बच गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 दिन। ये 18 दिन निकल आए हमारे, 18 दिन ये निकल आए। अब यहाँ पे गौर करना है, इस वाले 12 को हमने एक इधर दे दिया था, तो यहाँ पर 11 ही महीने बचे। अब 11 महीने में फिर 12 नहीं घटेगा, जब 12 नहीं घटेगा तो हम एक महीने साल में से दे, यानी कि एक साल दे देंगे इसमें से। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने इस वाले के साल के ले लिए और 11 महीने ये पहले से थे, तो इनको हमने जोड़ा, तो ये हो गए आपके 23 महीने। अब 23 महीने में हम 12 महीने बड़े आराम से घटा सकते हैं, तो 23 महीने में 12 महीने घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 23 में 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा। अब 11 माह निकल आए, 11 महीने निकल आए। अब हमें सन घटाना है। अब जो चूंकि यहाँ पे 2011 सन था, अब 2011 में एक साल हमने यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ बचे थे 2010 बचे, यानी कि 2010 बच गए सन, क्योंकि 11वीं वाली सन एक साल हमने इधर दे दिया था। अब 2010 में 1979 घटाना है, तो 2010 में यहाँ से घटा लेते हैं, 2010 में घटाना है 1979, 1979 घटाना है। तो 1979 घटाएंगे तो शून्य में इधर 10 में शून्य होगा, 1 बचा, और 1 की मानी 11, 11 में से 8 गया, यहाँ पे 3, या 10, 10 में से 7 चला गया, 3 बचा। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 31। तो 31 वर्ष, देखिए 31 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो 31 वर्ष 11 महीने 18 दिन हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 31 वर्ष 11 महीना 18 दिन बी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आमिर एक साइकिल 35,000 रुपए में खरीद कर 36,400 रुपए में बेच देता है, आमिर को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो सबसे पहले तो हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। और लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है। यानी कि बेचने वाले मूल्य में से हमें खरीदने वाला मूल्य घटा दो, तो वो बचेगा आपका लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 36,400, 36,400 में से 35,000 घटा दो, 35,000 जब हम घटाएंगे तो ये बच जाएंगे आपके 1400, 1400 रुपए, ये बन गया आपका लाभ, ये हो गया लाभ। अब हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो अब प्रतिशत लाभ का सूत्र अलग होता है। अब यहाँ पर 1400 रुपया ये लाभ हो गया, तो 1400 रुपया लाभ है, 1400 रुपया, 1400 लाभ निकला। और लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ सूत्र होता है लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपको पता है कितना है? क्रय मूल्य 35,000, तो लाभ देखते हैं कितना है। लाभ है 1400 रुपये, जो कि अभी निकाला था हमने, और 100 गुणा और बटे 35,000। एक जीरो से ये जीरो काट लो, एक जीरो से ये वाली जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, और इसको 7 के पाड़े से काट लो। 7 पना 35 और 7 दूनी 14 7 दूनी 14। अब 20 हो गया ये, अब 5 चौके 20, कितना परसेंट आ गया? ये 4% आ गया। 4% कहाँ है? ए नंबर में है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणज माने होता है पहाड़ा,
3 का पहाड़ा हमको जोड़ना है, 3 के पहाड़े के पूरे अंकों को जोड़ना है। तो 3 के पहाड़ों के अंकों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पट 15, 3 छंग 18, 3 21, 3 8 24 और 3 नम 27। इन सभी अंकों को हमें जोड़ना है। तो 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 8 33, 33 1 34, 34 और 4, 34 4 38, 38 और 7, 8 7 45, 45 की 5, हासिल आ गई 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 कितने हो गए? 135 हो गए। 135 तो ये योग हो गया, गुणजों का योग। अब हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है इसका। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत में आंकड़े गिनेंगे सबसे पहले। तो अब औसत का 135 हो गया इसका, 135। औसत बराबर, औसत का सूत्र होता है कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कितना था? 135 था। आंकड़ों की संख्या कितनी थी? देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बट 15, 3 छंग 18, 3 तिया 3 8 24, 3 27। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ों की संख्या थी। 9 का इसमें भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 बच गए, 9 अपना 45, 15 आया। अब 15 कहाँ है? डी वाले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आगे लिखी संख्याओं का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार जो संख्या आती है उसको हम बहुलक कहते हैं, यानी कि बार बार जो संख्या आती है उसको बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 को लिख लो। 3 कितने बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार 3 आया। इसके बाद हम 5 को देखते हैं, 5 लिख लो। 5 कितने बार आया? 1 2, 2 बार आया 5। उसके बाद हम 6 लिखते हैं, अगली संख्या 6 है, 6 को लिख लेते हैं। 6 कितनी बार आया? 1 2, 2 बार 6 आ गया। इसके बाद 4 बचा, 4 को लिख लेते हैं। 4 कितनी बार आया? 1 2, 2 बार 4 आया। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक 3 हो जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 53,68,795 में दोनों 5 के स्थानीय मान का के अंतर का दुगना, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, अंतर भी निकालना है और दुगना भी करना है। तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले इसके 5 का स्थानीय मान निकाल लो। तो इस 5 का स्थानीय मान होगा, 5 के बाद कितनी जीरो हैं? 2 2 4 2 6, 6 अंक हैं, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 अंक है। देखिए 3 6 8 7 9 5, जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो निकाल देते हैं, यानी कि जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना होता है उस अंक के दाईं ओर जितने अंक होते हैं उतने के बराबर जीरो हम लिख देते हैं, तो उसका स्थानीय मान निकलता है। अब इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इस 5 का स्थानीय मान तो केवल 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो इसमें से 5 को घटा लो। तो जब घटाएंगे तो शून्य की मानी 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा। तो ये इतने बार तो 9 बच गए, क्योंकि यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये 9 हो गए, ये 9 हो गए, ये 9, ये 9 और ये 9, और यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि एक इसको दिया है तभी तो इसमें से ये घटे। ये संख्या बची। अब इस संख्या का, ये तो हो गया अंतर, अंतर का दुगना। अब इसमें 2 का कर दो आप गुणा। तो 2 पंचे 10, 2 नम 18 1 19, 2 नम 18 1 19, फिर 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 2 चौके 8 और 1 9। तो देखें 2 2 4 2 6, 6 बार 9 और 1 जीरो, तो 6 बार 9 ये वाले और 1 जीरो, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? देखिए 1296 है 36 का वर्ग, यानी कि 36 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 1296 आ जाएगा, इसलिए ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 529 का मतलब होता है 23 को यदि हम 2 बार गुणा कर दें तो 529 आ जाते हैं, यानी कि 529 का वर्गमूल 23 होता है।
729 को यदि हम देखें तो 729 में यदि हम 27 का वर्ग कर दें तो ये 729 आ जाता है। अब जब 729 वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर 728 पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका राइट आंसर 728। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्याओं के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। तो इनमें दी गई संख्या के अंक हैं, ये है 5, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 5 14, 1 15, 15 3 18। इसका योग 18 हुआ है। 18 का मतलब है ये 3 का गुणज है, यानी कि 3 के पहाड़े में ये आता है, यानी कि 3 के पहाड़े में 18 आता है, इसलिए ये 3 से विभाज्य होगी। अब नहीं होगी वो निकालना है। इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसको गिनते हैं। 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13 और 2 15। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। इस संख्या को गिनते हैं। 2 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 3 16। इसमें आ जाता है 16, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आती है, इसीलिए जब ये 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता तो ये पूरी संख्या 3 के पहाड़े से नहीं कटेगी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे लिखी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ये जो संख्याएं लिखी हैं इनका योग ज्ञात करना है। पहली संख्या है 5 6 6 और फिर दूसरी संख्या है 93 78, तो 9 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 यहाँ और 78, ये अंक सीध में लिखना पड़ेंगे। उसके बाद है 79, ये लिख देंगे। उसके बाद है 8 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और 9 9 ऐसे लिखेंगे ये संख्या। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, यहाँ भी पॉइंट लगा लो, आगे जीरो बढ़ा दो, जितनी अंक जी हैं उतने ही जीरो लगा लो। ये हम पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं। ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये दशमलव, इनको जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 8 25, 25 6 31, हासिल आ गई 3, 7 7, 7 3 10, 7 17, 17 6 23, हासिल आ गई 2, 5 3 8 और 2 10, 10 की जीरो, हासिल आई 1, 9 और 1 10, यानी कि ये 10,031.999 ये संख्या देखते हैं कहीं है क्या, तो ये संख्या देखते हैं तो ये संख्या कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देखिए कभी भी किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है, और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। आइए समझते हैं कि 18/5 और 5/18 क्या होता है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनावे के लाने 1000/3600 का भाग देते हैं, इसी से बन जाता है 5/18, यानी कि 0 0 काट दें और ये 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो देखिए ये 5/18 हो गया। 5/18 हो जाता है, इसीलिए कहते हैं 90, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब 18 पंचे 90 और 5 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। अब यदि मान लो हमें 25 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 3600 होते हैं सेकंड 1 घंटे में, और बटे 1000 नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 18/5। देखना, ये देखिए ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो 18/5 से ये गुणा हो जाएगा, तो 5 25 और 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये निकल आती है। तो इसका राइट आंसर यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लाने 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसका उत्तर आ जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
1 फुट में 30.4 सेंटीमीटर होते हैं, तो 24 इंच में कितने होंगे? अब 24 इंच के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 2 फुट में कितने इंच होंगे? 2 फुट में हो जाएंगे 12 दूनी 24 इंच, और 24 इंच का ही पूछ रहा है। देखिए 24 इंच, तो 24 इंच में कितने फुट हो गए? 2 फुट में। जब 1 फुट में 30.4 सेंटीमीटर है, तो 2 फुट में इसका 2 का गुणा कर दो। जब 1 फुट में इतना है, तो 2 फुट में इतना हो जाएगा। 2 चौके 8.06 यानी कि 60.8। इसका उत्तर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 13,03,7 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो 13 लाख, पहले 13 लाख लिख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 13 लाख लिख गए। इसके बाद फिर दिया हुआ 13 लाख हो गए। इसके बाद लिख लो 300, 300 लिख दो। उसके बाद फिर दिया है 7, 7 लिख दो। 7,0,3,0,0,3,1। देखते हैं कौन सी संख्या है। 13,00,307। 13,00,307 पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, 4,0,9,1,2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है तो इसमें 0 है, लेकिन शुरू में हम 0 लिख नहीं सकते, क्योंकि शुरू में यदि हमने 0 लिख दिया वो संख्या का कोई मान नहीं होता है। लास्ट में 0 लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में 0 नहीं लिख सकते हैं, बीच में भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1 मानी जाएगी, और 1 के बाद फिर है 0 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर 1 के बाद फिर इसमें 2 दिया है, 2 के बाद फिर 4 दिया है, 4 के बाद फिर 9 दिया है। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या है। देखते हैं कौन सी है। ये 10,249, तो 10,249 ही है। अगर ये पूछा जाए इसी में कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिख दो 9। 9 से छोटी संख्या कितनी है? 4 है, 4 लिख दो। फिर उससे छोटी संख्या 2 है, उसमें संख्या में 2 लिख दो। फिर उससे छोटी संख्या 1 है, 1 लिख दो। सबसे छोटी संख्या 0 है। तो लास्ट में हम 0 तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि 0, 1, 2, 4, 9। ये संख्या गलत है, ये नहीं लिख सकते। ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 14 और 24 के बीच की सभी विषम संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो 24, 14 और 24 तो विषम संख्याएं पता होना चाहिए। विषम संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक पे 1 हो, या तो 1 होना चाहिए इकाई के स्थान पे, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। इनमें से यदि कोई अंक इकाई के स्थान पर है, तो वो संख्या विषम संख्या होती है। 14 के बाद 15 विषम संख्या है। 15 के बाद 17 विषम संख्या है। 17 के बाद 19 विषम संख्या है। 19 के बाद 21 विषम संख्या है, और 25 विषम संख्या, सॉरी 23 विषम संख्या है। इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ के औसत निकालना है। तो इनको जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25। अब 25 लिख दिया यहाँ पर। 25 की 5 हासिल आ गई 2, ये 2 हासिल, 2 5 यहाँ लग दिया। 2 2 4 2 6 7 8 9, 95 हो गया। अब ये 95 इनका टोटल आया। सूत्र क्या है? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र होता है इसका, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना निकला था हमारा? 95 निकला था। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 संख्या थी, क्योंकि 15, 17, 19, 21 और 23, ये 5 आंकड़े थे। इन पांचों आंकड़ों का योग है 95। तो यहाँ पर 5 का हम भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, और 4 बच गए, 5 नम 45। इसलिए यहाँ पर जो औसत आएगा वो 19 आएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां। कमला अपने विद्यालय 9:50 पर पहुंचती है, और शाम को 2:40 पर वहां से चलती है। उसको विद्यालय में कितने समय रहना पड़ा?
ये समय से संबंधित प्रश्न है। समय का जोड़ घटाना थोड़ा अलग टाइप से होता है, जरा गौर से समझना। तो समय का जोड़ घटाने से संबंधित समस्याएं आपको हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, आपने रेलवे समय देखा होगा 12 बजे के बाद इसमें 13 बजते हैं, एक नहीं बजता, 13 बजते हैं। दोपहर के 13 बजते हैं, फिर 14 बजते हैं, फिर 15 बजते हैं, रेलवे समय साढ़े में। तो ये सवाल उसी प्रकार से हल होने वाले हैं। देखिए कैसे, कि वहां से स्कूल में जब वो पहुंची तो 9:50 पर, और जब वहां से निकली तो 2:40 दोपहर में। तो 2:40 का मतलब होता है कि 14, यानी कि 12 के बाद 13 के बाद 1 बच जाएगा, 13 में 1 बचता है और 14 में 2 बच जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 14:40, 14:40। और टाइम कितना था, पहुंचा कितने बजे था, यानी कि जो कमला थी वो पहुंची कितनी बजे थी, 9:50 पर। अब 40 में से 50 सीधे तो घटेंगे नहीं, कि हमने शून्य में शून्य घटा दिया, शून्य बचा, 4 की मानी 14, 14 में से 5 का 9 चला गया, ऐसे नहीं घटते ये सवाल। यानी कि समय वाले सवालों का घटाने का थोड़ा अलग तरीका होता है। यहाँ पर हम देखें 40 मिनट में 50 मिनट नहीं घटेंगे, तो हम इस घंटे में से 60 मिनट उधार ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे 14 घंटे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 13 ही घंटे बचेंगे। 1 घंटा हम ले लेंगे और 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट हमने उधार ले लिए और 40 मिनट ये थे, दोनों को जोड़ के हमने कितना हो गया, ये 100 मिनट हो गए। अब 100 मिनट में से ये 50 मिनट को हम घटा देंगे तो बचेंगे यहाँ पर 50 मिनट, ये 50 मिनट बच जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम 14 मिनट से हमने 14 घंटे से 1 घंटा यहाँ दे दिया था, तो यहाँ पे बचे अब आपके 13 घंटा। ये 14 घंटा ना होकर के ये 13 घंटा यहाँ पर शेष रह गई, 14 नहीं है, अब ये 13 रह गए। अब 13 में से हमको 9 घटाना है, तो 13 घंटे में से 9 घंटे चले गए, 4 घंटे बचे, यानी कि 4 घंटा 50 मिनट वो विद्यालय में रुकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि 4 घंटा 50 मिनट। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, आपने इन सवालों को सीखा होगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतिम प्रश्न है कि एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ तथा शाम को 5:18 पर छिप गया, उस दिन दिन की अवधि कितनी थी। देखिए शाम को छुपा 5 बजकर मतलब है 17:18। 17:18 पे वो सूरज छिपा, निकला कब था, 6:12 पर। अब इसको हमें घटाना है, तो 18 में से 12 चले गए, 6 बचेंगे, 6 मिनट बचे। और 17 में से 6 चले गए, नहीं 7 में से 6 गया, 1 बचा, और 1 का 1, 11 मिनट, यानी कि 11 घंटा 6 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 11 घंटे 6 मिनट। चलिए बने रहिए चैनल पे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।